दोस्तों, आप में से कोई भी अगर अपने घर से दूर शहर जाकर किसी अनजान जगह या किसी अनजान किराए के कमरे में रह चुका है तो आपको पता होगा कि किसी भी अनजान जगह में रहना कई बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। यदि हम गलती से भी किसी ऐसी जगह पर रहने लगते हैं जिसके अतीत के बारे में हमें पता नहीं है और क्या वह जगह अब रहने लायक है या नहीं, तो कई बार ऐसी अनजान जगहों पर रहने से बहुत से लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, या फिर कहें कि उन हादसों का उनके जीवन पर लंबे समय तक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही अनजान जगह की भयानक दुर्घटना के बारे में है, जहां एक लड़के को ऐसे हादसे से रूबरू करवाता है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज हम उसी लड़के की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं अपने घर से ग्रेजुएशन पास करने के बाद कोटा अपनी आगे की पढ़ाई करने चला आया और देश भर से कई बच्चे अपने भविष्य को बनाने की उम्मीद में यहां आते हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की उम्मीद में आया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहां आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं कभी भी अपने घर से बाहर कहीं जाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। जब मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद कोटा आया तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैं यहां अकेले रहने के लिए कोई किराए का कमरा नहीं ढूंढ पा रहा था। इसलिए हॉस्टल में किराए का कमरा लेना मेरा एकमात्र विकल्प था। मेरे पापा ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, तुम हॉस्टल में रहो। मैं अपनी कोचिंग से कुछ दूर एक हॉस्टल में रहने लगा। शुरुआत में मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उस हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। जब मैं अपना कमरा बंद करके रात को पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगता कि दरवाजे के बाहर कोई बार बार आ जा रहा है। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उन कदमों की आवाज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। इसलिए मैंने उठकर देखने की सोची और जब मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो मुझे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैं दरवाजा बंद करके वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। जिस दिन से यह घटनाएं शुरू हुई उस दिन की पहली रात में मेरे साथ सिर्फ इतना ही हुआ, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ उन घटनाओं का होना भी बढ़ता गया। क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेला रहता था, उस हॉस्टल में हर कमरे में 2 लड़के रहते थे, लेकिन मैं शुरू से ही घर में अकेला रहता था, इसलिए मैंने अकेले रहने की आदत बना ली थी। उस समय मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसके दोनों तरफ जेल की तरह कमरे थे और बीच में बरामदा। उस हॉस्टल में मेरा कमरा सबसे अंतिम कोने में था और मेरे कमरे के सामने एक बाथरूम था जिसे मेरे अगल बगल के सभी लड़के इस्तेमाल करते थे। पहली रात में मेरे साथ सिर्फ वही होता है। जैसे ही अगला दिन होता है और जब मैं रात को कोचिंग से वापस आता हूँ तो मेरे कमरे के बाहर उस बरामदे में फर्श पर बहुत कीचड़ देखता हूँ और उस कीचड़ में किसी के पैरों के बड़े निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी या महिला अपने पैरों को कीचड़ में डालकर यहाँ से गुजरा होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा कमरा उस हॉस्टल में सबसे अंतिम स्थान पर था और अगर बाहर से कोई आदमी कीचड़ में पैर डालकर वहां आता तो फर्श पर शुरू से ही उसके पैरों के निशान होते। लेकिन बाकी कमरों के सामने बरामदे में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कमरे के सामने उस कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे। इसलिए मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। अब शाम को खाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया। उस रात भी वही पैरों की आवाज अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। उस समय मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल के लड़के ही रूम में जा रहे होंगे, लेकिन वह कदमों की आवाज बार बार आ रही थी और मैंने उन कदमों की आवाज को गौर से सुना तो मुझे लगा कि वह सिर्फ मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई सिर्फ बाहर चल रहा था। उस समय घड़ी में समय देखा तो लगभग 1 बज गया था और पूरे हॉस्टल में पूरी तरह से सन्नाटा था और मैं सिर्फ उन कदमों की आवाज सुन रहा था। तभी मैंने सोचा कि इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर बार बार कौन घूम रहा है
और इस बार मैंने फैसला किया कि मैं आराम से कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा बल्कि झट से खोलूंगा। मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल का कोई लड़का मुझे डराने के लिए शरारत कर रहा होगा। फिर मैं दबे कदमों से अपने बिस्तर से उठा और मेरे कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन कदमों की आवाज़ मुझे बिल्कुल मेरे कमरे के दरवाजे के सामने सुनाई दी, मैं अचानक से दरवाज़ा खोलता हूँ और जो कुछ मैं देखता हूँ उसे देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई और मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा। मैं चाहकर भी अपने कमरे के दरवाजे को बंद नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिल पा रहा था। मैं वहीं जम गया था। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर जो कोई बाहर खड़ा था उसे देख रहा था और यकीन मानो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसी चीज को देखेगा तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। क्योंकि जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अचानक से खोला तो मुझे एक औरत दिखाई दी जो साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान के पैर हैं या जानवर के, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह टूटे हुए थे। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा इतना डरावना था कि किसी भी व्यक्ति को उल्टी आ जाए, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से फूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया हो। उसके पैरों के नाखून उसके पैरों की उंगलियों से भी लंबे थे। इसके अलावा उसके सिर के बाल एक दूसरे में उलझे हुए थे और उसके मुंह के दांत जबड़े से बहुत बाहर निकले हुए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वह दृश्य मेरे लिए कितना भयानक रहा होगा। तब वह महिला मुझसे बोलती है, तुम ही लोगों ने मुझे मारा था और आज मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम लोगों ने मुझे मारते वक्त मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा? अब मैं तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए वापस आई हूं। तुमसे उसी तरह बदला लूंगी जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था। जब वह महिला मुझसे यह बोल रही थी तब उसके मुंह से खून निकल रहे थे और उसके होठों से मांस के चीथड़े नीचे फर्श पर गिरते जा रहे थे। वह औरत मुझसे बोलते समय अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और उसे देखकर मुझे लगा कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या डायन है और शायद इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा और इसीलिए ये मुझे मारना चाहती है। मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं चिल्ला पा रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि यह औरत जल्द ही मुझे मार डालेगी। और जैसा मैंने सोचा था मेरे साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मेरी ओर बढ़ते हुए अचानक मेरा गला पकड़ ली और मेरे कंधों पर बैठ गई, जिससे मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। अब वह मेरी गर्दन को जोर से खींच रही थी। मैंने समझ गया था कि आज यह महिला मेरी गर्दन फाड़ कर मुझे मार डालेगी, लेकिन फर्श पर गिरने की इतनी तेज आवाज हुई कि मेरे बगल के कमरे से 2 या 3 लड़के उठकर मेरे कमरे में आए। और जब वे मेरे कमरे में आते हैं तो वे देखते हैं कि मैं फर्श पर गिरा हुआ हूं और अपनी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ रखा हूं, क्योंकि उन लड़कों को मेरे अलावा पूरे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वे मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तू फर्श पर क्यों पड़ा हुआ है और तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? कहीं तुझे मिर्गी के दौरे तो नहीं आते? जब मैं उन लोगों को मेरे साथ हुई घटना बताता हूं तो वे हंसने लगते हैं और मुझे बताते हैं कि तू अकेले कमरे में रहता है इसलिए तुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद मैंने पूरी रात अकेले गुजारी और सुबह होते ही हॉस्टल के मालिक को उस घटना के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही मैंने हॉस्टल के मालिक को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया, वह कुछ अजीब सा बदल गया था और वह मुझसे बोला कि शायद तुम डर गए होगे क्योंकि तुम कमरे में अकेले रहते हो ना, ऐसा कुछ भी हमारे हॉस्टल में नहीं है। जब वह मुझे ये सब बोल रहा था तब मैं उसके हाव भाव को देखकर समझ गया कि यह आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है, क्योंकि वह मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम होगा, और वह यह कहते हुए घबरा रहा था। अगले दिन मैं कोचिंग पढ़ने चला गया। कोचिंग में भी मेरा ध्यान रात को हुई घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह औरत कौन थी और वह मुझे ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। बाद में मैंने सोचा कि क्या मुझे मेरे साथ हुई घटना के बारे में अपने घर वालों को फोन करके बताना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं घर वालों को इसके बारे में बताऊंगा तो वे फालतू में परेशान होंगे। लेकिन मैं उस दिन शाम को अपने बगल के कमरे वाले दोनों लड़कों के साथ पढ़ाई करने के लिए चला गया। लगभग रात के 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद वे मुझसे कहते हैं कि देख भाई, हम अब सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर कोचिंग भी जाना है, अब तू भी अपने कमरे में जाकर सो जा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अपने कमरे में जाकर नहीं सो सकता। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे उस कमरे में एक क्षण भी नहीं रहना। मुझे उस कमरे में जाते ही बहुत डर लगता है। फिर वह लड़का मुझसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम होगा। आज रात अपने कमरे में सो जाओ। अगर आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर यह सोचना कि कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था। तब मैं उन लोगों की बात मानकर अपने कमरे में आ जाता हूँ और चुपचाप जाकर सो जाता हूँ। उन दिनों बहुत गर्मी थी और रात को सोते समय मुझे बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि उठकर कमरे की खिड़की को खोल देता हूँ। इससे बाहर की ठंडी हवा आएगी तो कुछ राहत मिलेगी। उस समय तक हॉस्टल के मालिक ने कमरों में पंखे नहीं लगवाए थे। हालांकि हम लोगों ने उसे 2-3 बार कहा था। उसने कहा था कि जल्द ही 1-2 दिन में पंखे लगा दिए जाएंगे और अब इतनी गर्मी भी नहीं है तो तुम लोग कुछ दिन काम चलाओ। इसलिए हम लोगों को रात को सोते वक्त कमरे में बहुत गर्मी लगती थी। तभी मैं उठकर खिड़की को खोलने का विचार किया और अब मैं उठकर खिड़की को खोलता हूँ तो सामने एक बड़ा सा मैदान दिखाई देता है और मुझे वही औरत फिर से दिखाई देती है जो मुझे मारना चाहती थी और उसे फिर से देखकर मैं बहुत डर गया। लेकिन इस बार वह मुझसे काफी दूर मैदान में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मैं भागकर अपने बगल वाले कमरे में उन लड़कों के पास गया और उनसे कहा कि भाई जल्दी मेरे साथ चलो। वे बोलते हैं, मुझे सुबह उठकर कोचिंग भी जाना है, इसीलिए मुझे सोने दे। तो मैं उनसे कहता हूँ, एक बार तुम सब चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब वे दोनों लड़के मेरे साथ मेरे कमरे में आते हैं और मैं उन्हें उस खिड़की के पास ले जाता हूँ और उन्हें उस मैदान में देखने के लिए कहता हूँ। तभी वे उस मैदान की खिड़की से चारों ओर देखकर मुझसे कहते हैं, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है, पूरी मैदान खाली है। फिर मैं खिड़की से झांक कर मैदान में देखता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वे दोनों लड़के मुझसे कहते हैं, भाई अब हमें परेशान मत करना, हमें सुबह कोचिंग जाना है। फिर वे दोनों अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अब मेरा डर इतना बढ़ गया था कि मैंने सोचा अब कितनी भी गर्मी लगे लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। और फिर मैंने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की दोनों को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि बाहर से कोई मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है और मैं कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बहुत तेज हो गई। अब जो कोई बाहर था वह मेरे दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। मैंने हिम्मत करके एक बार आवाज़ लगाई, कौन बाहर दरवाज़ा पीट रहा है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने भी सोचा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। लेकिन बाद में जो भी बाहर था वह धीरे धीरे मेरे दरवाजे को खटखटाने लगा। अब वह दरवाज़ा नहीं खटखटाना रहा था बल्कि बहुत ज़ोर से मार रहा था। ये सब होने के बाद मैं बहुत डर गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर वही चुड़ैल या डायन है जो आज इस दरवाजे को तोड़कर मुझे मार डालेगी। मैंने तुरंत अपने घर पर अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि पापा, आप तुरंत हॉस्टल के मालिक को फ़ोन करके बोलो कि वह मेरे कमरे के पास आए, क्योंकि हॉस्टल के मालिक का नंबर मेरे पास नहीं था। कुछ देर बाद मेरे पापा का फ़ोन वापस आता है और मुझे बताते हैं कि हॉस्टल का मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा, शायद वह गहरी नींद में सो रहा है। मैंने फ़ोन पर पूरी बात बताई पापा को और मेरी बात सुनने के बाद वह बहुत घबरा गए
और कहा, मैं अभी वहां आ रहा हूं। मैंने पापा से कहा, जब तक आप यहां आएंगे तब तक सुबह हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। यहाँ कोई मेरे कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा है। शायद मेरी मम्मी मेरे और पापा को फोन पे बात करते हुए सुन लेती है और वह पापा से पूछती है, क्या हुआ? तब पापा ने मम्मी को सारी बात बताई तो मम्मी ने तुरंत फोन लेकर मुझसे कहा, बेटा फोन को काट दो और हनुमान चालीसा या किसी भी भगवान का भजन अपने मोबाइल में चला दो और उसकी पूरी आवाज बढ़ा दो। जब तक हम नहीं आते तब तक गेट मत खोलना। मैंने मम्मी को बताया कि ठीक है, और मैंने तुरंत फोन काटा और अपने फोन पर हनुमान चालीसा शुरू करने की सोची। आप नहीं जानते कि मैं हनुमान चालीसा शुरू करने ही वाला था कि मेरे कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। अब मुझे लगता था कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर से लात मार रहा है। अब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी जो मैंने अंदर से लगाई थी थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजा जल्दी टूट जाएगा। मैंने अपने फोन पर हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फोन पर हनुमान चालीसा चलाऊंगा, लेकिन पहले इस दरवाजे के पीछे कुछ लगाऊंगा, वरना यह दरवाजा अभी भी टूट जाएगा। तभी मैंने अपने कमरे में स्थित बेड को फटाफट खिसकाया और उसे दरवाजे के पीछे सटाकर लगा दिया, जिससे दरवाजा खुले ना। दरवाजे की कुंडी पूरी तरह से उखड़ चुकी थी, जो जल्द ही टूटने वाली थी। जैसे ही मैंने बेड को दरवाजे के पास सटाकर लगाया, तभी उसी औरत की आवाज बाहर से सुनाई दी। वह बाहर से कह रही थी, दरवाजा खोल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आऊंगी। तू क्या सोचता है कि दरवाजा बंद करके तू बच जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह चुड़ैल बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर मुझे लगने लगा कि आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे फोन पर कुछ भजन या हनुमान चालीसा चलाने के लिए कहा था, और अब मेरे बचने का एकमात्र उम्मीद वही भजन था। मैंने भी सुना था कि भूत हनुमान चालीसा या भजन सुनने के बाद वहां से भाग जाते हैं। इसलिए मैंने फोन उठाया, लेकिन मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि फोन भी मेरे हाथ से छूट गया और फर्श पर गिर गया। फोन अपने आप बंद हो गया। अब मुझे लगने लगा कि मेरे बचने की सारी उम्मीदें अब बंद हो गई हैं। जैसे ही मैंने फोन वापस उठाया और उसे सही करने की कोशिश की, वह चुड़ैल बार बार कहती थी, तू क्या सोचता है कि आज तू बच जाएगा? आज तू नहीं बचेगा। तुम लोगों ने मिलकर आज के दिन मुझे मारा था और आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उस फोन को किसी तरह फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी बहुत कम हो गई थी और वह सिर्फ 5% पर थी। इसीलिए मैंने भागकर फोन को चार्ज करने की सोची। मैं फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की ओर जा ही रहा था कि अचानक से मेरे कमरे की लाइट चली गई, और एक तो पूरा कमरा अंधेरा और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मेरा पूरा शरीर भीग चुका था, और दूसरी वो भयानक आत्मा जो बार बार मेरे कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। जब मैंने सोचा कि फोन की बैटरी 5% पर है तो मैं हनुमान चालीसा तो चला ही सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने फोन की आवाज को पूरा बढ़ा दिया और फोन पर हनुमान चालीसा चला दिया। हनुमान चालीसा चलाते ही उस चुड़ैल ने मेरे दरवाजे पर लात मारना बंद कर दिया। अब वह शायद हॉस्टल से बाहर जा रही थी और जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि आज तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे फोन में हनुमान चालीसा चल ही रही थी कि अचानक मेरा फोन 0% पर आकर फिर से बंद हो गया, और जैसे ही मेरे फोन में हनुमान चालीसा बंद हुई, वह औरत फिर से मेरे कमरे के पास दौड़ती हुई आई और जोर से वह मेरे कमरे के दरवाजे को लात से मारने लगी। अब मुझे लगने लगा कि दरवाजा 1 या 2 मिनट में टूट जाएगा। फिर मैंने सोचा कि फोन में हनुमान चालीसा बंद हो गया तो क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा मुंह से भी तो बोल सकता हूं। तब मैंने हिम्मत करके उस चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया और अपने कमरे में हनुमान चालीसा गाने लगा। जैसे जैसे मैं टूटी फूटी आवाज में हनुमान चालीसा जोर जोर से गाने लगा,
उस चुड़ैल के कानों में भी मेरी आवाज जाने लगी और वह चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। जब मैं हनुमान चालीसा गा रहा था, मैं बार बार मेरे फोन को चालू करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरा फोन चालू हो गया और जब मैं फोन की बैटरी देखता हूं तो मैं चौंक जाता हूं कि मेरे फोन की बैटरी स्वचालित रूप से पूरी तरह से चार्ज हो गई है। जब मैंने हनुमान चालीसा फिर से अपने फोन में चलाया तो उस चुड़ैल की आवाज फिर नहीं आई। ये सब होते ही मैंने सोचा कि अगल बगल के कमरे के लड़के उठकर क्यों नहीं आ रहे थे, और तो और चुड़ैल इतनी जोर से मेरे दरवाजे पर लात मार रही थी। फिर इतनी जोर की आवाज सुनकर हॉस्टल से कोई क्यों नहीं आ रहा था। उस रात मैंने जैसे तैसे गुजारा और सुबह लगभग 5 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी। लेकिन इस बार मुझे चुड़ैल की आवाज नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। लेकिन मैंने उनकी आवाज को सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मैंने सुना था कि वे भूत प्रेत और चुड़ैल किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं। लेकिन उस दिन मेरे कमरे के बाहर मेरे मम्मी पापा थे और वे बार बार मुझे आवाज लगाने के बाद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो वे बहुत चिंतित हो गए और फिर मेरे फोन पर कॉल करते हैं। जब मैंने उनका फोन उठाया तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तुम्हारे कमरे के बाहर हैं और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। मैंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे कमरे से बाहर हो। फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और मुझे दिखाया कि हम लोग तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े हैं। फिर मैंने दरवाजा खोला और मेरे मम्मी पापा बाहर खड़े थे। मैं रोने लगा और भागकर अपनी मम्मी को गले लगा लिया। बाद में मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे बगल के कमरे के लड़के भी उठकर बाहर आ गए और मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। मैं उन लोगों पर गुस्सा होकर कहता हूं कि कल रात मेरे साथ इतना कुछ हुआ और इतनी आवाजों को सुनने के बाद भी तुम सब अपने कमरों से बाहर नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, हम चुपचाप सो रहे थे और हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। फिर मैंने अपने पापा को पूरी रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था पूरी बात बताई, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया। बाद में उन्होंने हॉस्टल के मालिक को बुलाया और उसे बहुत बुरा भला सुनाया। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर लेकर जाते हैं और हम चाय पीते पीते वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब चाय की दुकान वाला हमसे पूछता है, क्या हुआ साहब। फिर मेरे पापा ने पूरी कहानी बताई कि हमारा लड़का इस हॉस्टल में रहता है और उसके साथ ये घटना हुई। चाय वाला जो बात बताई वह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चाय वाले ने हमें बताया कि 1 साल पहले इस हॉस्टल में सफाई करने वाली एक औरत आती थी। आज आपका लड़का जिस कमरे में रहता है उस कमरे में 2 लड़के रहते थे और उस सफाई करने वाली औरत से उन दोनों लड़कों की कुछ बातों पर बहस हो गई थी और उन लड़कों ने उस महिला से बदला लेने के लिए उस कमरे के सामने वाले बाथरूम के फर्श पर तेल डाल दिया। जब वह वहां सफाई करने आई तो उसका पैर फिसल गया और वह सर के बल नीचे फर्श पर गिरकर मर गई। तब से उस महिला की आत्मा उस हॉस्टल में घूमती रहती है और कोने वाले कमरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। यह सुनने के बाद मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस भूत को लगता था कि उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति ने उसे मारा था और वह उससे बदला लेना चाहती है। हमने उस कमरे को खाली कर दिया। हालांकि मैंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, मैं घर से बाहर रहना नहीं चाहता। और उसी दिन हम सारा सामान लेकर अपने घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद मैं बीमार पड़ गया। कुछ लोगों ने मम्मी पापा को बताया कि उस महिला की आत्मा अभी भी मेरे ऊपर आया करती है और फिर मुझे कई दिनों तक इलाज करवाया गया। बाद में मैं ठीक हो गया। जब मैंने कुछ महीनों बाद उस हॉस्टल के लड़कों से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आने के बाद वे भी बहुत डर गए थे और इसलिए धीरे धीरे सभी लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया और अब शायद हॉस्टल बंद हो गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।